पीएमसी चैनल के सभी दर्शकों को अरुणा सहगल का नमस्कार। आज आत्मा की यात्रा में हम नए पुष्प को आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो हमारे साथ सिलीगुड़ी से जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पत्री जी का, उनको नमन करते हैं कि उन्होंने चुन चुन कर अलग अलग जगह के भारतवर्ष से हमारे लिए नए नए पुष्प खुशबू और सुंदरता के साथ लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेणु अग्रवाल जी सिलीगुड़ी से। पिछले 5 साल से ध्यान कर रहे हैं, बट इन 5 सालों में उनके बहुत अच्छे अनुभव, बहुत जल्दी उन्होंने अपने जीवन में प्रगति करी है। आइए हम उनकी वाणी से ही सुनते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे आनापानसती को साथ रखते हुए ध्यान के माध्यम से अपने परिवर्तन जीवन में लाएं। रेणु अग्रवाल जी, आपको नमस्ते। स्वागत है इस सत्र में। आप हमें, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका जीवन ध्यान से पहले और ध्यान के बाद में कुछ परिवर्तन था क्या? बहुत ज़्यादा। पहले की रेणु क्या थी और अभी की रेणु क्या है, जब मैं खुद स्वयं को देखती हूँ तो मुझे स्वयं पे हंसी आती है। जमीन और आसमान का फ़र्क है। तो हमें अपनी शुरुआत अपने बचपन से हमें कुछ बताइए कि बचपन में ही क्या आपका अध्यात्म की तरफ कुछ लगाव था, या आपके परिवार में पाठ पूजा होती थी, या किसी को धर्म को अलग से मानते थे? ऐसा कुछ बताइए हमें अपने बारे में। बचपन में तो जैसे मैं जहाँ पली बड़ी, जो मेरे मम्मी पापा का घर, मेरे पापा को उतना पूजा पाठ में बचपन से ही नहीं है। तो हमारे घर में सिर्फ जैसे धूपकाठी बस चासते थे दोनों टाइम। ना मेरे पापा को कोई पंडित इंद्र ये सब का भी कुछ नहीं था। तो मैं बचपन से कभी भी ये सब कुछ देखी नहीं। जब मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद जब मैं जिस परिवार में आई, वहाँ ये सारे बहुत ज़्यादा थे, पूजा पाठ वगैरह। मैं हनुमान चालीसा भी नहीं जानती थी शादी के पहले। शादी के बाद मैं हनुमान चालीसा सीखी यहाँ पे आके। पूजा कैसे करते हैं वो मैंने जाना, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो यहाँ पे आने के बाद जैसे पंडित उंडित ये सारे चीज़ जो भी होता है, ये व्रत वो व्रत, ये पंडित वो पंडित, मैंने देखा। तो फिर इन लोग के साथ फिर मैंने अपने आप को एडजस्ट किया। सब मैंने जाना ऐसा 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 कुछ होता है। आपका परिवार पहले कैसा था और बाद में कैसा आपको परिवार मिला, उसमें कुछ परिवर्तन था क्या? हम लोग इंडिविजुअल फैमिली से थे और फिर शादी मेरी हुई जॉइंट फैमिली में। इंडिविजुअल फैमिली में जैसे हमारे वहाँ पे क्या था कि सब हम जो भी है एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते थे। और मतलब जो भी बोलना था स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग बोल देते थे, और मेरी वही आदत है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की। और जब मैं शादी हो गई तो मैं जॉइंट फैमिली में आई, तो इन लोग का काफ़ी चेंजेस था यहाँ पे। फिर धीरे धीरे मुझे समय लगा एडजस्ट करने में, लेकिन मैंने क्योंकि मेरी शादी 19 ईयर्स में हो गई थी, तो बोलते हैं ना कि जब कच्चा घड़ा होता है तो वो एडजस्ट कर लेता है। तो मैंने एडजस्ट कर लिया। आपने एडजस्ट कर लिया उस परिवार के साथ? यस। हाँ। तो आपने क्या इसके बाद कोई आने के बाद ससुराल में कोई नई एजुकेशन ली या कुछ और चीज़ आपने हासिल करी? मेरी शादी 1992 में हुई थी। उसके बाद 2010 तक मेरा उसी तरह से चलते रहा फैमिली। जैसे शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे को परवरिश करना, ये वो, घर में जैसे लड़ाई झगड़े जो भी होते हैं एक साधारण परिवार में, वो ही रहा। मतलब खाना पीना सोना और ये सभी चलता था, और कुछ मतभेद चलते थे, ये सभी यही चलते थे। तो मैं कुछ जानती नहीं थी, और मैं छोटे शहर से आई हुई थी। मैं बड़े शहर में बाद में मेरे धुबरी में, असम में मैं पैदा हुई। तो वो छोटा शहर है, तो वहाँ हम इतना मार्केट वगैरह जाना वगैरह नहीं करते थे। और मैं बोली ना, मैं इंडिविजुअल फैमिली से थी, तो मुझे वो सब पॉलिटिक्स वगैरह भी नहीं आता था। तो यहाँ आके एडजस्ट होने में थोड़ी सी मुश्किल हुई थी मेरे को, लेकिन मैं एडजस्ट हो गई थी क्योंकि बचपन में शादी कर दिया था, तो एडजस्ट हो गई थी। फिर बाद में 2010 तक मैं वही ज़िंदगी जी। अच्छी नहीं थी मेरी, मतलब जैसे एक होता ना, जैसे कॉमन सबका जो होता है दुखी रहना, कॉमन लोगों का तो यही होता है ना, उन लोग उसी को मान लेते हैं कि यही है संसार। तो मैंने भी उसी तरह से हो गया। फिर ऐसे करके 2010 में अचानक से मेरा टर्निंग पॉइंट आया।
मेरे को वास्तु की तरफ झुकाव होने लगा। तो मैं इसमें देखने लगी, वास्तु वगैरह कंप्यूटर वगैरह में मैं देखने लगी, सीखने लगी। तो मुझे महावास्तु के बारे में पता चला, तब मैं महावास्तु मैंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद मैंने महावास्तु का सीखा, और महावास्तु में और वास्तु से बिल्कुल अलग है। तो इसलिए मुझे ये अट्रैक्ट किया और मैं बहुत अच्छे से उसको सीखी समझी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने एस्ट्रोलॉजी भी किया, और मुझे ऐसे लगता था कि भाई इतनी गहरी यहाँ पे मतलब नॉलेज है, मैं कितना कुछ जान रही हूँ, कोई मुझे कुछ बता रहा है तो उसके बोली से ही मुझे समझ में आ रहा है उसके घर में कहाँ पे क्या कलर है, उसके घर में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो एक बार तो मुझे ऐसे लगा कि मैं कितना जान गई। तो मुझे किसी फेसबुक फ्रेंड से 2015 में मुझे PSSM का जो पिरामिड वैली में प्रोग्राम होता है उसके बारे में मुझे पता चला। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं ऐसे ऐसे जानना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड का हमेशा सपोर्ट रहा, कोई भी चीज़ के लिए भी मना नहीं किया मुझे। तो मैं पिरामिड वैली में जाना चाहती हूँ, वहाँ पे कुछ उस समय स्पिरिचुअल क्या है वो भी मेरे लिए नया था। तो मैं स्पिरिचुअल प्रोग्राम ऐसा करके कुछ है, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं, मुझे जाना है। ये बोले जाओ। उसमें मेरे हस्बैंड ज्वाइन नहीं किए थे, तो ये बोले जाओ। मैं वहाँ से अकेली निकल पड़ी बेंगलोर के लिए, और मैं वहाँ पे पहुँची रात को 11 बजे, अकेली टैक्सी में जा रही हूँ। और जंगल था उस समय, उतना वो था भी नहीं, जंगल था। तो मैं जाते जा रही हूँ और रास्ते में डर भी लग रहा है, क्योंकि उस समय तो ये गूगल वगैरह भी उतने थे नहीं कि मैं देख ले डेस्टिनेशन की सही लेके जा रहा है क्या। ऊपर से उससे ड्राइवर से बात करके जा रही हूँ, और अंदर ही अंदर हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते जा रही हूँ कि मेरे को सही जगह मुझे पहुँचा दे। फिर मैं वहाँ पहुँची। वहाँ पहुँचने के बाद मेरे लिए वो जगह बिल्कुल अलग थी, ऐसे लग रहा था दूसरे संसार में मैं आ गई। सब एक दूसरे को हक कर रहे हैं, सब एक दूसरे को स्माइल कर रहे हैं। मैं बोली ये कौन सी जगह मैं आ गई, बिल्कुल मेरे लिए तो नया था। फिर उसके बाद है ना, मैं भी सबको देख के एक हक कर रही थी, जो जिसको हक करता, मैं जब भी दौड़ी चली जा रही थी, हक कर रही थी। मेरे अंदर एक बचपना है जिसको मैं कभी भी मारना नहीं चाहती। मैं अपने इस बचपना से बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं भी दौड़ दौड़ के चली जा रही थी, और अकेले घूम रही थी, क्योंकि कोई तो साथ था नहीं, अकेले घूम रही थी। फिर वहाँ पे फिर एक दो दोस्त बने, तो फिर उन लोग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, लेकिन अकेले में मैं मस्त थी। इधर देख रही थी, उधर। जैसे एक बच्चा होता है ना, जब हम लोग नई जगह देखते तो आंखें फाड़ फाड़ के देखता है क्या है हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरा वही हालत था। फिर वहाँ पे जब प्रोग्राम्स होते थे, वहाँ मेरे को एस्ट्रल ट्रेवल ये वो बहुत कुछ पता चला। मैं बोली वाह, मैं तो समुद्र की एक बूंद भी नहीं जान रही थी, मैं तो कितनी अच्छी जगह पहुँच गई, यहाँ पे तो बहुत नॉलेज है। फिर एक्चुअली मेरे को ऐसा था, मेरे को कुछ चाहिए, क्या चाहिए पता नहीं। ये सीखा वो सीखा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो मेरे को इससे आगे कुछ और चाहिए। मतलब मेरा ये था कि मेरे को ऊपर वाले से तार जोड़ना है। ये तार कैसे जुड़ेगा नहीं पता, क्योंकि ये सीखी वो सीखी, लगा यहाँ से जुड़ेगा वहाँ से जुड़ेगा, लेकिन जुड़ा नहीं। तब वहाँ पे मैं पत्री सर को देखी। सर को जब मैं देखी तो सर सबसे हक कर रहे, पैर छू रहे, ये छू रहे वो छू रहे। नहीं तो ऐसा ही देखा हुआ है, जो गुरु लोग होते हैं उसके आसपास में बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं, फूल बरसाते रहते हैं, बंदूक लेके रखते हैं, कोई छू भी नहीं सकता, दूर से ही नमस्ते करते हैं। मतलब ये तो बड़ा अजीब से गुरु है, मतलब ऐसे तो गुरु देखा नहीं। मतलब कुछ तो बात तो है। तो देखी सबको सर हक कर रहे हैं, मेरे को तो सर जानते नहीं थे, सर सबको हक कर रहे हैं, तो मेरी तो वही, मैं भी घुस गई, सर मेरे को भी हक करना है आपसे। तो फिर सर बोले आप कहाँ से? तो मैं बोली सर मैं सिलीगुड़ी से। तो इतनी दूर से आप आए हो? मैं बोले हाँ सर मैं इतनी दूर से। क्यों आए? नहीं सर कनेक्ट होने का। और बोलते बोलते मेरे आँख में आंसू आ गए। सर बोले आँख में आंसू आए ना, आप कनेक्ट हो गए, ध्यान करो। और मैंने आनापानासती मेडिटेशन सर से ही सीखा है जी। तो सर से मिलने तक का मेरा ये यात्रा था। और आगे का मेरा ये है कि उसके बाद मेरा वहाँ से मैं एक ये लेके आई थी, जब तो मुझे ये नहीं पता था कि सिलीगुड़ी सर आ जाएंगे, जब क्योंकि मैं सर को मैं नहीं जानती थी ना, तो मैं कि सिलीगुड़ी आ जाएंगे सर बुलाने से। लेकिन मेरे मन में था कि सिलीगुड़ी में कभी रामायण होता है, कभी महाभारत होता है, कभी इसका चलता है, कभी उसका चलता है, लेकिन लोग को उससे क्या चीज़ का ज्ञान मिलता है? कोई ज्ञान तो नहीं मिलता है, अंदर तो चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे भी उन लोग सुन के वहाँ पे जाते ज़्यादा लोग जो 10% सुनते हैं और 90% बुराइयाँ करते हैं बैठ के, कहानियाँ ज़्यादा। तो मेरे को ऐसा रहता था कि सर आए, सिलीगुड़ी आए, आके इस तरह का कुछ हो। तो मेरे को नहीं पता कि कैसे बुलाना, कैसे नहीं बुलाना, मेरे को सब कुछ भी नहीं पता।
तब फिर बस मैं वो लेके आ गई और फिर वो अपना ही ध्यान में अपना बैठ के करती थी। धीरे धीरे जैसे जो फेसबुक फ्रेंड से मुझे पता चला सर के बारे में, इस PSSM के बारे में, उसका फ़ोन आया मेरे पास। भानु गया हुआ था गुवाहाटी सिखाने के लिए, तो उसने बोला कि आपको वहाँ पे भानु गया हुआ है गुवाहाटी, उसको भेज देते हैं, वो आके आपका सिलीगुड़ी में आपको और अच्छे से ध्यान सिखा देगा और वहाँ पे थोड़ा ध्यान प्रचार हो जाएगा। पहले मेरे को ये नहीं समझ में आता था ध्यान प्रचार होता क्या है, इसको कैसे करना है। बोली ठीक है भाई, वो आ जाएगा। वो आया, आने के बाद मैं तो कहीं भी तो कर तो नहीं रखी थी कि कहीं पे मैं करके मैं कहाँ जाके बोलूँ। पहले मैं सब बोलते थे ध्यान प्रचार करो, कोलकाता वाले को नंबर मिल गया था, मतलब पूनम जी को, वो बार बार फ़ोन करती है ध्यान प्रचार करो, कलकत्ता से बुला लो। मैं लास्ट में उनका फ़ोन ही उठाना बंद कर दी थी परेशान होके, क्योंकि मैं ध्यान प्रचार कैसे, मैं अगर किसी को बोलूँगी आंखें बंद करो और ऐसे बैठ जाओ, वो बोलेगा ये क्या करवा रही है, क्योंकि आगे क्या मेरे को तो नहीं समझ में आया ना। तब फिर ऐसे करते करते वो भानु आया, भानु आके करवाया और किया। फिर मैं कर ली। मैं अब भानु आप कहाँ तैयार कर, मैं बोली भाई मैं और कहीं नहीं तैयार करके, डांस स्कूल है वहाँ पे जाके मैं बात करके 10 मिनट में वहाँ करवा दे। तो वो वहाँ करवा दिया, वो सारा दिन रहा, शाम को वापस चला गया। फिर पूनम जी का मेरे पास मैसेज आया, सर आ रहे हैं, 2018 की बात है, कि सर आ रहे हैं सिलीगुड़ी। उनको पता था कि ये अगर मैं फ़ोन करूँगी तो ये फ़ोन उठाएगी नहीं, सर का नाम लूँगी तो ये पक्का मतलब वो। जैसे ही मैंने वो मैसेज देखा मैंने तुरंत उनको कॉल किया। मतलब मेरे को पता था आप ये मैसेज देख के आप मुझे कॉल करोगे, क्योंकि आपकी ड्रीम पूरी हो रही है। लेकिन सच्ची में, बोला हाँ सच्ची में, बोले आ जाओ सिलीगुड़ी, आ जाओ। तब फिर है ना, बोले आप ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, आप देख लो कैसे क्या करोगे। मैं बोले मैं सब कर लूँगी, आप बस लेके आ जाओ, मुझे ये भी नहीं पता मैं करूँगी क्या, बस आप लेके आ जाओ, बस सिलीगुड़ी में आना चाहिए सर। तो इस तरह से करके वो आई, सर आए। मैं अपने हिसाब से जितना कर सकती थी वहाँ पे, इस पहली बार मैंने 200 लोगों को इकट्ठा किया, सर का प्रोग्राम वगैरह करवाया, तो अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद से मैं ध्यान प्रचार करने लगी। उसके पहले मैं ध्यान प्रचार नहीं करती थी, उसके बाद से, और उसके बाद से ही मेरे हस्बैंड ने ध्यान सीखना वो भी चालू किए, मेरे घर वाले और सीखना चालू किए सब। तो आपको एक नया और साथ मिल गया, जैसे एक कड़ी के साथ और कड़ियाँ आपके परिवार के साथ जुड़नी शुरू हो गई। हाँ, अब मेरा ये स्पिरिचुअल फैमिली बन गया है पूरा। आपका परिवार स्पिरिचुअल फैमिली बन गया है। तो आपका जैसे आपने ध्यान प्रचार करना शुरू करा और उसके बारे में कोई अनुभव, आप बाहर जाते हैं, शेयरिंग करते हैं, आपको रिजेक्शंस भी मिलती होंगी, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जैसे मैं सिलीगुड़ी में अकेली थी ध्यान प्रचार करने के लिए जी। अब मैं इसको कैसे करूं, क्योंकि लोगों को अगर जाके बोलते हैं आंखें बंद करके तुम बैठ जाओ तो क्या होता है। तो फिर मैं बोली कि चल छोड़, देखते हैं जो भी होगा। मैंने फिर ऐसा किया कि मेरे को अगर कोई सुपारी दुकान में भी मिल जाता था, पान दुकान में भी मिल जाता था, किसी से भी मैं बात करती, तो आपको तो पता ही है जो भी बात, उसको तो ऐसे बीमार रहता है, वो ऐसे रहता है, मैं ऐसे दुखी हूँ, मैं वैसे दुखी, दुखी आत्मा तो मिल ही जाती है। तो मैं बोलती ठीक है, आप सुखी होना चाहते हो, 2 मिनट आंखें बंद कर लो, आप सांसों के साथ एक हो जाओ। मैं अनुभव वहीं खड़ी खड़ी मैं करवा के मैं चली आती थी, मतलब इसको आप कंटिन्यू करना। तो इसी तरह से मैं लोगों को करती थी, तो वहाँ से कोई ना कोई तो मिल ही जाता है ना जो जुड़ जाता है फिर साथ में। तो उसी तरह से लोग जुड़ने लगे मेरे साथ, और आज रेणु अग्रवाल को सिलीगुड़ी में काफ़ी लोग जानने लगे ध्यान के माध्यम से। तो आपने जब ध्यान शुरू किया, आपके परिवारजन जो आपके साथ हैं, 4 लोग, आपके बच्चे भी है और पतिदेव भी, ये सब ध्यान करना शुरू, तो क्या आपके बाकी परिवार जो यूनाइट था उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा क्या? अब हम सब अलग अलग रहने लगे हैं। मेरा पहले तो मेरे पति आ गए ध्यान में मेरे साथ में, मेरे बच्चे लोग भी आने लगे, अब मेरी जिठानी भी आ गई है, मेरी नंदे भी आ गई है। अब धीरे धीरे जैसे उनका जो मेरे तरफ जो नज़रिया जो था पहले का बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब मतलब अब मैं एक समझदार बन के निकल आई कि ये समझदार है, तो ये अच्छा सिखा रही है, कुछ अच्छा कर रही है, तो इनको भी प्राउड होता है मेरे प्रति कि अच्छा कर रही है। भी अच्छा लगता हाँ, अब जैसे एक हमारा मतलब जो रिलेशनशिप पहले था वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग वाला हो गया है बिल्कुल। तो ध्यान से हम इस चीज़ को तो पाते ही हैं कि हम
अपनी एनर्जीज के साथ, सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ, औरों के साथ हम कैसे रहते हैं। तो आपके जीवन में ये तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन था कि आप अकेले में उसमें थे और आपने एक पूरी यूनाइट फैमिली को इकट्ठा अब एक कर दिया, है ना। आपको ऐसा लगा। तो आप कहीं जाते हैं या करते हैं, आपको अपने पतिदेव का सहयोग मिलता है, उनके साथ जाना आना ऐसा? हाँ बिल्कुल। मेरे हस्बैंड पहले मेरे साथ जाना आना नहीं करते थे। बाद में जब ऋषिकेश में जब पहली बार जा रही थी तब इनको मैं बोली कि चलिए, तो ये भी फिर आए, तो इनको बहुत अच्छा लगा। फिर हम इजिप्ट भी साथ में जाके आए, अभी यहाँ भी हम साथ में आए हैं और इनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारा जैसे यही है कि अब ध्यान तो सिखाना ही है, ध्यान के साथ साथ में हमें पिरामिड भी बनाना है और मतलब बहुत कुछ है कि किस तरह से ज़िंदगी को देखना। जब तक आप ध्यान में नहीं आओगे आप नहीं समझ पाओगे। ध्यान में आना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस में रहना। तो मैम एक चीज़ थी कि जैसे अपने, क्योंकि हर मदर जो अटैच रहती है अपने बच्चों के साथ, तो आपको बच्चों के साथ का कुछ एक्सपीरियंस हो जो आप शेयर करो कि आफ्टर और बिफोर आप बच्चों को कैसे हैंडल कर रहे थे और आफ्टर आपको क्या एक्सपीरियंसेस हुए, आप कैसे हैंडल कर? ध्यान में आने के पहले मैं बहुत क्या बोलूँगी, एक खलनायिका मदर थी कि बच्चों को खुद के बस में रखना, कंट्रोल करना कि मेरे हिसाब से ही चलो, बच्चे चले, ठीक है ना। हमेशा हमें यही रहता है कि बच्चे हमारी प्रॉपर्टी है जी, हमने इनको जन्म दिया है, तो अब हम जैसे बोलेंगे वो वैसे चले, ठीक है ना। तो मेरा भी वही था, क्योंकि जो देखा वही सीखा। क्योंकि बच्चे अगर नहीं सुनते हैं तो हमसे ज़्यादा आस पड़ोसी वाले को प्रॉब्लम होता है कि बच्चे सुनते नहीं हैं। तो ये जब मैं ध्यान में आई तो मेरे को धीरे धीरे समझ में आने लगा। और जब पत्री सर जब पहली बार जब सिलीगुड़ी जब गए थे, तब उस समय सर के साथ मेरे बड़े वाले बेटे की थोड़ी सी ये हो गई थी, लड़ाई हो गई थी जी। क्योंकि सर बोलते हैं नॉनवेज छोड़ने के लिए जी। तो मेरा बड़ा वाला बेटा, हम तो ऐसे तो अग्रवाल है, हम तो नॉनवेज घर में तो बनाते नहीं है, बिल्कुल ही नहीं खाते, लेकिन इन लोग हॉस्टल पड़े हुए तो इन लोग बाहर खाना स्टार्ट कर दिए। तो बाहर खाना है तो इसको मैं बोली जा सर के पास तू बैठ। तो ये सर के पास जाके बैठा तो सर को ये पहला ही क्वेश्चन करता है कि सर क्योंकि ये और को भी सबको ये प्रश्न करता था कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए। तो वो उसको खाली क्या होते थे, एक दूसरे में मतभेद होता था या कुछ अपना कोई बताता था, इस तरह की बातें ही होती थी। तो इसको लगा कि अब सर के साथ भी जाऊंगा, बातें करूंगा तो सर मेरे को समझाने बैठेंगे, बेटा बेटा करके सर मेरे को। तो ये गया, ये सर को जाके बोला कि सर नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए, आप बोलते हो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, मैं तो नॉनवेज खाता हूँ। सर इसको तुम गधे हो, तुम बेवकूफ़ हो, मैं तुम्हें खाऊं क्या, इस तरह से करके तुम जाओ, तुम बुक पढ़ो, तुम ये करो वो करो करके इसको खूब अच्छे से वो किए। तो इसके तो ईगो में लग गया। तो ये सर के साथ खड़ा होकर पूरा वो करने लगा कि भाई चलो आप तो स्वामी जी हो, आप तो ये हो, आप तो वो, मतलब एक गुस्सा इसको भी आया। तो सर इसको ऐसे करके देख रहे हैं और मैं वहाँ पे खड़ी ये ड्रामा खाली देख रही हूँ। मैं कुछ भी बीच में नहीं बोली, मैं इन दोनों का आपस में सलटे, मेरे को क्यों बीच में पड़ना। फिर वो बोल बाल के वो चले गए। मतलब फिर मेरे को सर को एयरपोर्ट छोड़ने जाना था। मैं जब जा रही थी एयरपोर्ट तो मैं सर को मैं एक ही प्रश्न की, मैं बोली सर देखिए आपने तो देख लिया, तो मेरा क्या रोल है इसमें, आप मेरे को बताओ। सर बोले ये 25 इयर्स का हो चुका है ना, आपका यहीं तक का काम था, अब छोड़ दो, आगे इसकी डेस्टिनी, ये जो करता है इसको करने दीजिए, आप इसके पीछे मत भागिए। मैं बोली सर अगर ये घर छोड़ के चला गया तो बोले जाने दो, उसमें क्या हुआ, ये इसकी डेस्टिनी है, फ्रीडम दो ना इसको। तब फिर इस तरह के सर मेरे को बोले, मैं ठीक है। फिर उसके बाद मैं जब घर आई तब मैं बेटे ने मुझे उल्टा पुल्टा बोलना चालू किया, क्योंकि उसको तो गुस्सा आया हुआ था ना। तो मैं बोली कि ठीक है बेटा, तेरे को जैसे समझ में आता है कर, लेकिन मम्मी मैंने एक बात मैंने समझ ली है। मैं बोली क्या बेटा, मेरे प्रश्न का उत्तर मेरे पास ही है। मतलब यही तो सर तेरे को समझ जा रहे थे कि तेरे प्रश्न का उत्तर तेरे पास ही है, तो क्यों इधर उधर भाग रहा है। मैं बोली तेरे ईगो पे हर्ट नहीं करते तो इसी तरह से सबके पास जाता, ये वाला तेरे को नहीं मिलता। तेरे को इंट्यूशन आया कि तेरे प्रश्न का उत्तर तेरे पास ही है, अब तू ढूंढ।
उसके बाद वो 2 महीना बाद वो जब बाली जा रहा था, सर उसको बोले ना बुक पढ़ने के लिए, वहाँ उसको एक बुक मिली तो वहाँ पे उसको वो नॉनवेज का उसको पूरा मिला। तो उसी दिन उसको लगा कि मुझे नॉनवेज छोड़ देना चाहिए। फिर उसके बाद वो नॉनवेज छोड़ दिया। अब जो सर उसको बोले थे तुम बेवकूफ़ हो, तुम गधा हो, अब जो नॉनवेज खाते हैं अब उनको वो बोलता है वो बेवकूफ़ है, वो गधे है। जी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से मतलब जैसे मैंने देखा मेरे बड़े वाले बेटे में परिवर्तन आया, फिर वो ध्यान करने लगा। तो मेरा क्या था, पहले मैं इन लोग को जब सर ने बोला ना मुझे कंट्रोल नहीं करना, तब मेरे को लगा कि अब मेरे को अपने आप को देखना कि मैं कहाँ कंट्रोल कर रही हूँ, कहाँ क्या कर रही हूँ। तो मैं देखना स्टार्ट की और मेरे बच्चे भी मेरे मास्टर्स हैं। इन लोग भी मुझे हर एक जगह मेरे को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। और तो मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ इन लोगों से, बच्चे लोगों से। और इन लोगों को मैं अब कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि हम कंट्रोल करें। लेकिन हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारी जो आदतें हैं ये हमारे खून में घुल चुकी है, इनको छूटने में समय लगता है, लेकिन मुझे पता तो चला ना जी, और मैंने एक्सेप्ट किया कि मेरे अंदर ये आदत है और मुझे चेंज करना है। तो ये ध्यान से बहुत बड़ी चीज़ हमें मिलती है कि आपके अंदर क्या क्या बुराइयां है, आप में वो गट्स होनी चाहिए कि आप उसको एक्सेप्ट करो। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, हमें लगता है बाहर सब गलतियां कर रहे हैं। ये 3 उंगली जो आपको दिखा रही है, 1 उंगली आप सबके ऊपर उठाए लेकिन 3 आपको दिखा रही है कि देख तू अपने आप को बदल। क्योंकि बाहर वाले मिरर हैं आपके जी। जो नेचर आपके अंदर है वो वैसा ही बंदा बार बार आपके पास आएगा, वो आपको ये बताने के लिए आएगा इसको तू ठीक कर। क्योंकि जब वो आप पे गुस्सा करेगा तो आप रिएक्ट क्या कर रहे हो, अगर आप रिएक्ट गुस्सा में ही कर रहे हो तो यानी कि आपके अंदर गुस्सा है, यानी आपके अंदर गुस्सा है। तो फिर आप बाहर वाले को क्यों ठीक करने जा रहे हो, आप अंदर देखो ना। तो ध्यान में हमें अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है जी। तो हमें ध्यान करके अपने को समझना है, ये आपका कहना है कि हम पहले अपने को समझें, फिर हम उसका अनुभव बाहर लोगों तक पहुंचा सकेंगे। और अगर किसी को हम परिवर्तन के लिए तैयार भी करते हैं या उसको बताते भी हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम कर लिया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप कोई चीज़ जब तक चखोगे नहीं, आप टेस्ट बताओगे कैसे जी, है ना। तो आपको तो चखना तो पड़ेगा ना। तो पहले स्वयं को अंदर, खाली ध्यान सीखने से नहीं होगा, ध्यान सीखने के बाद आपके अंदर रोज क्या परिवर्तन हो रहा है जी। आप उस चीज़ को देखो। हमेशा जागरूक अवस्था में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या बोल रहे हो उसको भी देखो और फिर मानो अपनी गलतियों को। हम दूसरों को तो बोलते तो अपनी गलती क्यों नहीं मानता, लेकिन हमारे में गट्स नहीं होती है कि हम अपनी गलती माने। अपनी गलती को मानो कि हम जब आए हैं इस पृथ्वी पे, अकेले आए हैं एक जर्नी को वो करने के लिए। सामने सब ड्रामा चल रहा है, तो वो जो ड्रामा ऑलरेडी हमने लिख दिया है, उस ड्रामा के बीच में हमें क्यों पढ़ना है जी? हमें क्यों पढ़ना है? हम तो डायरेक्टर हैं ना, हम तो वो ड्रामा लिखे हैं, हम तो ड्रामा देख रहे हैं, तो हमें पढ़ना क्यों है? अगर हम दूर होके खड़े होके एज ए डायरेक्टर हम देखेंगे तो हमें मज़ा आएगा कि जो हो रहा है होने दो, हमें इंटरफेरेंस करना ही नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरी जो पिक्चर हम बनाएंगे उसके लिए मेरे को अब ये जो पिक्चर देख रहा हूँ इसमें से क्या क्या मेरे को सही करना है जी। तो आप उस पर काम करो एज ए डायरेक्टर, आप उसके ऊपर अपने आप पे काम करो कि मेरी यहाँ गलती हो गई, अब मैं नेक्स्ट पिक्चर जो बनाऊंगा नेक्स्ट लाइफ में मुझे कहाँ कहाँ सही करना है, तो आप अपने अंदर काम करते चले जाओ। तो आपने मतलब कि अपना फ्यूचर भी आपने अभी प्रेजेंट को या पास्ट को रिकवर करके अपने प्रेजेंट के साथ फ्यूचर भी आपने वो करना शुरू कर दिया। हाँ। तो अभी हमें ऐसा मैंने सुना है कि आपने बहुत सी शिक्षाएं अपने बच्चों के माध्यम से ली हैं, ऐसा मुझे पता चला कि आपका कुछ ऐसा उसका अनुभव हमारे साथ शेयर करें। कि जैसे बोलते हैं ना कि कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा, हम सिर्फ सुनते हैं कि मेरा कर्म ऐसा है या मेरा कर्म वैसा है, हम सिर्फ ये सुनते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉ ऑफ कर्मा काम कैसे करता है। मैंने ये ध्यान से समझा और हर एक चीज़ को समझने में, जैसे आपके जो फैमिली जो मेंबर्स हैं ना, ये फैमिली मेंबर्स का बहुत बड़ा रोल है आपको समझाना। क्योंकि हम जब यहाँ पे आते हैं तो हम ये सारी चीज़ क्रिएट करके ही आते हैं
कि मैं ये मेरे थ्रू ये सीखेगी, मेरे थ्रू ये सीखेगी, तो सब क्रिएट करके आते हैं। तो किसी का भी कोई दोस्त नहीं। सबसे पहले तो सब जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना सीखना है, एक्सपेक्टेशन नहीं करना। हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण होता है एक्सपेक्टेशन। दुख का कारण ही ये है, तो उसको छोड़ना कि क्या क्या दुख के कारण है, उसको पकड़ना कि क्या क्या मेरे दुख के कारण है, उसको छोड़ना है। तो मेरा जो बड़ा वाला बेटा है ये बहुत ग्रेट मास्टर है, और मेरा लगता है इसके साथ मतलब कोई कार्मिक अकाउंट जो है मेरे इसके साथ बहुत है। तो इससे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, और ये कुछ सिखाने के लिए मेरे पास आया है। जो भी जैसे मैं देखी, हर एक फैमिली में एक बच्चा होता है जो नालायक होता है, जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मतलब मम्मी को रुलाते रहता है, लेकिन वही आपको सिखाने के लिए आया, वही आपका गुरु है। आप जब उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे ना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और सबसे जब अच्छा बेस्ट फ्रेंड वही है, वही आपकी सबसे ज़्यादा चिंता करता है। तो ये सारी जब हम ध्यान में आएंगे ना, उसको हम गले से लगाएंगे कि इससे ज़्यादा चिंता कोई भी नहीं करता है मेरी, क्योंकि ये जगह जगह मुझे ठीक कर रहा है, हर एक जगह। तो उसको क्या था कि जैसे घूमना फिरना ये सब ज़्यादा उसको पसंद था, तो घूमना फिरना ज़्यादा पसंद था। तो ठीक है, अब बड़ा हो गया तो ऐसे लगता है ना, बाप का काम संभालो, पापा का काम संभालो, कुछ तो जॉब वगैरह में लगे करे। तो फिर उसको करता था, ऐसा नहीं अभी भी अब तो लग चुका है बिल्कुल काम में, करता था, लेकिन फिर भी उसको घूमने फिरने का ज़्यादा शौक़ रहता था। चलो ठीक है, वो उसको भी मैंने एक्सेप्ट किया, चलो घूमो फिरो जो भी करना है, थोड़े 2 दिन के लिए गया, 4 दिन के लिए गया, काम तो कर ही रहा है, अपना कर रहा है, कर। एक दिन मेरे को अचानक से बोलता कि मैं पौंडीचेरी जाऊँगा साइकिल लेके। अच्छा, मतलब हमारे सिलीगुड़ी से पौंडीचेरी आपको साइकिल लेके जाने का मतलब 3 महीने का। 3 महीने का? 3 महीने का। मैंने फिर याद आता है पत्री सर की बातें, कंट्रोल नहीं करने का, जो करता है करने दो। क्या सुनूं, सर की सुनूं या माँ की सुनो? बिल्कुल ठीक है। मतलब परेशान हो गई। फिर ध्यान में मैं ध्यान करती थी और खाली रोती थी, मास्टर्स अगर इसको जाना ही है, इसको भेजना ही है, तो मेरे अंदर उतना शक्ति तो दो कि मैं इसको सहन कर सकूं। शक्ति बिना मैं कैसे करके सहन करूंगी? इतना अटैचमेंट आप दे रखे हो, डिटैच तो करो उसके साथ मुझे। मैं कैसे करके डिटैच हूँ? लोग बोलते हैं ध्यान में डिटैच बोलना बहुत आसान होता है, उस चीज़ को करना बहुत मुश्किल होता है, प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो बोलती हूँ स्पिरिचुअल जो रास्ता है बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि आपको अपने आप को चेंज करना है, स्वयं को चेंज करना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। अपने ऊपर ही काम करना है। हाँ, अपने ऊपर ही काम करना है। आपको आजू बाजू किसी को नहीं देखना, किसी के ऊपर काम नहीं करना। जो करता, कोई अगर घड़ा भी फोड़े तो फोड़ने देने का, सिर्फ देखने का। मतलब कितना कंट्रोलिंग पावर ना, कि वो कुछ कर रहा है मुझे पता है, लेकिन मैं रोक नहीं सकती उसको, कि उसकी मर्जी, फ्रीडम है उसको। तो इस तरह से ना, तो कितनी मुश्किल आप सोचो। तो अब बेटा बोलता है तो मैं सिर्फ रो रही हूँ। तो फिर मैं फिर अपने सांसों को पकड़ी ध्यान में। मैं बोली तेरे को पता है जन्मों जन्मों से तू मेरे साथ है। ये जो पेड़ जो हुआ है, इसकी बीज मैंने कौन से जन्म में लगाई थी, मुझे ये जानना है। प्लीज़ तू लेके चल अपने छुक गाड़ी में मुझे बिठा के। और मैंने थॉट्स को मैंने बोल दिया, देख तू मत आना अभी हमारे बीच में, जहाँ भी तू दिखेगा मैं इस गाड़ी में बैठ के जा रही हूँ, मैं बंदूक लेके जा रही हूँ, तेरे को मैं गोली मारते मारते जाऊँगी, मेरे को पहुँचना है अभी वहाँ तक। और मैंने वैसे ही इमेजिन करके मैं छुक गाड़ी में बैठी और हाथ में मैंने बंदूक लिया, जहाँ भी कोई थॉट्स आ रहे थे ठाए ठाए मारते मारते मैं जाती जा रही थी। जाते जाते मेरे को 20 तक लेके चला गया। वो 20 तक जब लेके गया, जब वहाँ पे मैं जाके देखती हूँ मेरा ये बेटा राजा के एक काल कोठरी में है काल कोठरी में, और वहाँ पे ये बहुत पीड़ा, पूरे शरीर में घाव, इसको बहुत पीड़ा। और इसके बगल वाली कोठरी में मैं अपने आप को देख रही हूँ अपने देवी के रूप में, मेरे वहाँ पे लाइट भी जल रही है और इसकी कोठरी बिल्कुल अंधेर है। तो इसकी पीड़ा मेरे से सहन नहीं हो रही थी। तो मैं पूछी क्या हुआ,
तो फिर ये बोला कि मैं आया, जन्म भी लिया, लेकिन मैं ये दुनिया नहीं देखा, मुझे इसका बहुत गम है, बहुत दर्द है। तो मैंने वहाँ इससे वादा किया था कि अगले जन्म में तुम मेरे कोख से आना, ये दुनिया मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तो जब मुझे वहाँ पता चला कि लॉ ऑफ कर्मा ये है, ये तो आया ही है मेरे भरोसे कि मैं इसको दुनिया, इसलिए इसकी लड़ाई मेरे से ज़्यादा होती है जी। क्योंकि ये मेरे पे ट्रस्ट करके आया ना, ये औरों पे ट्रस्ट करके नहीं आया, तो इसलिए इसकी लड़ाई मेरे से ज़्यादा होती है। तब फिर मैंने उस चीज़ को जब समझा कि ये तो मेरा ही वादा किया हुआ था और ये तो आया ही है दुनिया घूमने के लिए। हम क्या होता है जब बच्चे पैदा होते हैं ना, हमारे मन में एक ही चीज़ रहती है, इसको पढ़ा देंगे, फिर इसकी शादी कर देंगे, इसको जॉब में लगा देंगे या इसको बिजनेस में लगा देंगे, और दूसरे एंगल से हम सोचते ही नहीं है जी। इसकी तो कुछ तो डेस्टिनी होगी ना, इसलिए ये इस तरह का बिहेवियर कर रहा है, हम समझते नहीं है। फिर मैं उसको समझी, समझने के बाद मैंने इसके नेचर को एक्सेप्ट किया। फिर मैं नेक्स्ट डे सुबह सुबह उठ के जाके इससे गले लगी, मैं बोली बेटा मेरे को माफ़ कर दे, मैं भूल गई थी। अब इसको तो पता नहीं मैंने क्या देखा नहीं देखा, लेकिन मैंने तो देखा ना। मैं बोली मैं भूल गई थी, तू तो आया ही है घूमने के लिए, तेरे को जहाँ मर्जी तू जा, मैं बाधा नहीं बनूंगी तेरे घूमने से, मैं एक्सेप्ट करती हूँ तो इसके नेचर को जैसा भी है एज इट इज़ मैं एक्सेप्ट करती हूँ जी। उसके बाद से ना ये कभी बोला मुझे पौंडीचेरी जाना है, ना कहीं जाना है, काम में लग गया बिल्कुल बढ़िया से। अच्छा। क्योंकि मेन ये है कि हम जब एक्सेप्ट कर लेते हैं ना तो कर्मा वहीं पे क्लियर हो जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी है कि हम ध्यान में आने के बाद हमें जो सीखने को मिलता है कि हम औरों के बीच के रास्ते में मत आए। yes. और जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो तारे टूट जाती हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसमें तो हमने इसके साथ और भी है, अभी आप वहाँ पर पिरामिड भी बनवाने का सोच रहे थे। yes. ऐसा है, सिलीगुड़ी में आप पिरामिड बनवाना चाहते हैं। बिल्कुल। पर कहीं ना कहीं कुछ भी कारण से वो डिले हो रहा है। हाँ। तो आप उसके लिए हमें उसके बारे में बताएंगे कि आप पिरामिड क्यों बनवाना चाहते हैं? पिरामिड क्यों बनवाना चाहते हैं? पिरामिड मैं हम लोग सिलीगुड़ी में जहाँ पे पिरामिड बनवाएंगे वहाँ मैंने एक मंदिर भी बनवा रखा है। मैं एक्चुअली में ध्यान में आने के पहले मेरे को सोशल वर्क करना बहुत पसंद था। मैं लोगों का दुख नहीं देख सकती थी। कहीं भी मुझे अगर पता चलता कि यहाँ पे ये फ्लड आया है, यहाँ पे वो आया है, मैं चल पड़ती थी उनको हेल्प करने के लिए। मेरे अंदर ये रोम में भरा है मतलब सर्विस करना। तब फिर जब मुझे पता चला कि ये पिरामिड जब हम बना देंगे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झमेला ही ख़त्म हो जाएगा। क्यों अलग अलग जो पूजा पाठ जो करते हैं, मेन तो ये इसी को तो लेके है कि ये मेरा धर्म है, ये तेरा धर्म है। तो जो पिरामिड है ये सबको एक कर देगा, कोई अलग धर्म नहीं होगा। तो मेरा मेन यही है कि सबको एक करना, कोई धर्म अलग नहीं होना। क्योंकि जहाँ पे मैंने मंदिर बनाया है वहाँ आसपास में मुस्लिम लोग रहते हैं, तो उन मुस्लिम लोग को जब मैं वहाँ जाती हूँ मैं उन लोगों को ध्यान सिखाती हूँ और उन लोगों को भी मैं बोलती हूँ यहाँ पे पिरामिड बनेगा, यहाँ पे सारे जो है सब एक हो जाएंगे, ना कोई हिंदू रहेगा, ना कोई मुस्लिम रहेगा, ना कोई सिख रहेगा, ना कोई ईसाई रहेगा, सब एक हो जाएंगे। इसलिए मुझे पिरामिड बनाना है। हाँ, पिरामिड बनाना है, बहुत अच्छी बात है ये तो, कि आप सबको अपने स्वयं के साथ जोड़ने के लिए आप ये पिरामिड बनवाना चाहते हैं कि ताकि पिरामिड की एनर्जी इसमें आने के बाद चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक दिखने लगे। और एक कैसे दिखेगा? वो ध्यान में बैठेंगे, अपने ही सांसों के साथ जुड़ जाएंगे जब, तो उनको वो रहेगा नहीं। बिल्कुल। क्योंकि अब जब मैं जाती हूँ सबको सिखाती हूँ तो उनको लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब जैसे ये। और मेरा ये है कि जैसे शहर से ज़्यादा आप अगर गांव में जाके अगर लोगों को अगर पकड़ के आप अगर ध्यान सिखाते हो, कम्युनिटी को जिनको नॉलेज नहीं मिलती, क्योंकि शहर वाले ऑलरेडी किसी संस्था से जुड़े हैं, कोई किसी संस्था से, तो उन लोग को वो संस्था में छोड़ना उन लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और इन लोगों के लिए बिल्कुल नया है और इन लोग अपने सांसों के साथ इतनी जल्दी 1 सेकंड में जुड़ जाते हैं, इनके अनुभव भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और इन लोग आपको सुनेंगे भी जी। और जब अब जहाँ पे मैं पिरामिड बनाऊंगी, मैं गांव के वहाँ पे बनाऊंगी, तो मुझे तो सबसे पहले उनको सबको सिखाना है
तो अभी मेरा यही है कि गांव में जाके मैं गांव में सबको मेरे को ध्यान सिखाना है। और वहाँ पे जहाँ पे मैं ज़मीन ले रखी हूँ वहाँ पे अभी मतलब थोड़ा सा एग्रीकल्चर करके एक पिरामिड बना के वहाँ पे किसी एक ध्यानी को वहाँ बिठा देंगे, ताकि वो ध्यानी उस गांव में सबको ध्यान भी सिखाए। तो इस तरह से अपना ध्यान का प्रचार भी होते रहे। प्लानिंग बहुत है कि सोचते रहते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, क्योंकि पता है ना, ये घर जाना है मेरे साथ, ये घर भी नहीं जाएगा, ये ज़मीन भी नहीं जाएगा, ना बेटे जाएंगे ना पति जाएगा, मेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। जब मेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा तो मैं क्यों इनके लिए दुखी होती हूँ, या क्यों इनके लिए मैं परेशान होती हूँ? तो क्यों नहीं मैं लोगों को ध्यान सिखा दूँ। तो मतलब ऐसा ही रहता है, ऐसा ही चलते रहता है दिमाग में कि इन लोगों को ध्यान मेरे को जो मिला मैं इन लोगों को भी दूँ, कि आप अपनी ज़िंदगी जियो ना। क्योंकि जब हम दूसरों के साथ वो करने लग जाते हैं ना कि ये मेरे लिए ऐसा नहीं कर रहा, वो एक्सपेक्टेशन हमारा जब हो जाता है ना, मैं तो बोलती हूँ रूट कॉज ही एक्सपेक्टेशन। आप एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत करो, सिर्फ देना सीखो कि क्या देना है और क्या दे सकते हैं। पूजा जो पूजा पाठ करते हैं, हरे कृष्ण हरे रामा, या कीर्तन जो करते हैं, झोली भर दो मेरी, झोली भर दो मेरी, जो हम लोग जो कीर्तन करते हैं, मैं एक प्रश्न मैं पूछती हूँ, हम भी तो फिर भगवान के सामने जाके झोली भर दो भिखारी के जैसे खड़े हो जाते हैं ना, कि झोली भर दो मेरी, मेरी नैया पार करवा दो, मेरी झोली भर दो। तो जब अगर आपके दुकान के सामने जब कोई भिखारी आता है और वो भी बोले झोली भर दो मेरी, झोली भर दो मेरी, नैया पार करवा दो, तो क्या आप उसको पैसे डालते हो? आप उसको क्या बोलते हो? पहले तू झाड़ू दे इधर, फिर मैं तेरे को कुछ दूंगा, तू काम कर, मेरा काम कर, तू मेरा सहयोगी बन, तब मैं तेरे को पैसे दूंगा। तो हमें भी उनके सहयोगी बनना है। और वो क्या करते हैं समझो, वो ध्यान करते हैं, वो सब पूरा जग का भला चाहते हैं कि पूरा जग भला हो, सबका भला हो, सब कोई भी कष्ट में न रहे, सब ध्यानी बने। तो सहयोगी बने, उनके भिखारी ना बने, सहयोगी बने। तो पति सर ने हमें इसीलिए ये चीज़ सिखाई कि हम सब भी भगवान हैं, तो हम भिखारी क्यों बने? हम भिखारी क्यों बने? हम ही भगवान हैं, तो हम क्यों भिखारी बने? और आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है कि आप स्लम एरियाज़ में जाके वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आनापानसती ध्यान में हमें किसी सामग्री की ज़रूरत नहीं जिसमें पैसा लगता हो, तो वो चाहे स्लम एरियाज़ हों या बड़ी कोठियाँ हों या मकान हो, या पैसे वाला हो या गरीब हो, तो हम आराम से अपने आनापानसती ध्यान के माध्यम से, जो श्वास हमारे पास है, शरीर हमारा है और समय हमारा है, तो आप बहुत अच्छा काम माइंड में सोच रहे हैं कि आप स्लम एरियाज़ में जाके ध्यान करवाएंगे। और फिर श्वासों के बिना तो हमारा अस्तित्व नहीं है। हम जब जन्म लेते हैं सांसों के साथ ही जन्म लेते हैं, मर जाते हैं बिना सांस को जाने ही। कॉमन इंसान के लिए बोल रही हूँ, बिना सांस को जाने ही। जबकि पता है कि ये सांस के बिना तो मैं, रोटी के बिना आप रह सकते हो, मकान के बिना आप रह सकते हो, सांस के बिना तो रह ही नहीं सकते हो। आप देखो जब लोग आईसीयू में रहते हैं तो उस समय यही होता है कि हे भगवान इसकी सांसों को बचा के रखना, उस समय सांसों की याद आती है। तो अगर हम ध्यान में ही सांसों को याद करते रहो, सांसों के साथ दोस्ती कर ले, तो हमारी इजाजत के बिना ये जा ही नहीं सकता। तो दोस्त बना लो ना। और मरने से क्या डरना, ये तो एक जर्नी है, जर्नी करने आए हैं। जब हम इस चीज़ को सीख लेंगे कि ये तो एक जर्नी है, हम तो जर्नी करने के लिए आए हैं, तो यहाँ हम क्या सीख रहे हैं? जब 10 साल बाद जाना है, किसी को 20 साल बाद जाना है, किसी को 50 साल बाद जाना है, क्यों लड़ाई झगड़ा करना, क्यों लड़ना और क्यों झगड़ना? साथ तो कुछ भी नहीं जाना है, साथ तो कुछ भी नहीं जाना है। अगर किसी के पास, आपके पास मकान है और किसी के पास मकान नहीं है और आपके पास पैसे हैं, आप बना के दे सकते हो, तो एक छोटी सी झोपड़ी बना दो, क्या बिगड़ जाएगा अगर पैसे हैं तो, है ना? तो मतलब बांटना सीखो। तो जिस आपको ध्यान मिला, आपको ये नहीं बोल रहे आप पैसे दो, आप जमीन दो, आप वो दो, कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपको सिर्फ ये बोल रहे हैं कि सामने वाले के साथ, उसको अपने साथ जो उसका कनेक्शन टूट चुका है, जो वो भूल चुका है, प्लीज़ उसको मदद करो कि वो भी आंखें बंद करे और अपने सांसों के साथ एक हो जाए। बिल्कुल ठीक। हमारा काम जो है, मकसद जो है पिरामिड मास्टर्स का,
हर किसी को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, उसको इन्फॉर्मेशन देना है हाँ, इन्फॉर्मेशन देना कि सांस तुम्हारे हैं। हाँ, बिल्कुल। जो जन्म के साथ आए, हाँ, जब आए तो इन्हीं सांसों ने तुम्हें सिखाया यस, कि तुमने दूध कैसे मांगना है अपनी माँ से, यस, तुमने कदम कैसे उठाना है, ये इन्हीं सांसों ने ही सिखाया ना। तो हम अपने सांसों का आतिथ्य ही ख़त्म कर चुके हैं। हाँ, तो आज बहुत अच्छा आपसे मिला कि हमें अपने सांसों को अपने साथ समझना, सहयोगी मानना, इसको समझना है हमें। हाँ, तो आपके बारे में हमने और भी बहुत कुछ सुना मैम, कि आपको जब आप ध्यान में बैठते हैं या आपको कोई ना कोई इंट्यूशन होते हैं या कोई एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो हमने रिसेंट, क्योंकि हम भी आपके साथ ही उस यात्रा में थे, तो आप उस इंट्यूशन के बारे में बताइए। है ना, 18 पिरामिड ओम की शेप में, ओम की शेप में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वहाँ ठीक मुझे आया, जी। जहाँ आप भी मेरे साथ में थे। तो वहाँ मुझे ये आया कि जैसे जब हम ध्यान में बैठते हैं तो जब हमारे विचार आते हैं, ध्यान के पहले हम इन विचारों के साथ में ही चलते थे जी, ठीक है ना। अब आपका एक बच्चा है तो उस एक पहले का एक बच्चा है, बड़ा बच्चा है, उसको आप पहले तो बहुत प्यार करते हो। जैसे ही आपको एक छोटा बच्चा मिल जाएगा, आप उसको नकारोगे, भगाओगे, करोगे तो उसको दुख होगा ना जी, उसको समझाना पड़ेगा ना कि अब इसकी ज़्यादा केयर करनी है, ठीक है ना। जब अब मुझे समझ आया, तो उसी तरह से जब आप शुरू से आप थॉट्स के ऊपर ही आप चल रहे थे, थॉट्स ही आपको जो बता रहा था, आपके विचार, आप उसको बहुत प्रेम करते थे, मेरे तो ऐसे सोच है, मेरे तो वैसे सोच है। जैसे ही आपको ध्यान मिला तो आप उसको नकारने लगे, आप उसको नालायक समझने लगे, तो उसको दुख होता है। तो इसलिए उस विचार को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करें, उसको एक्सेप्ट करें और उसकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये विचार आपके ही डाले हुए हैं। आप स्वयं अपनी पेरेंटिंग करते हो, आपके अंदर इतने जो सेल्स है ये आपके बच्चे हैं। आप जो इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे हो वो वही इन्फॉर्मेशन लेके चल रहे हैं। तो आपने जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन उनको दिए बचपन से लेके आज तक, तो घुल चुके हैं ना आपके खून से। और आज आप अचानक से बोलने लगे भाई तुम लोग तो बेकार हो, तुम लोग तो छोड़ के चलो, तो ऐसे नहीं जाएंगे ना। तो उनको तो एक बच्चे हैं तो उनको तो समझाना पड़ेगा ना कि भाई चलो मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया था तुम्हें। तो सबसे पहले उन विचारों को एक्सेप्ट करो और उनकी फिर रिस्पेक्ट करो और फिर उनको हक करो। जैसे हम बच्चों को हक करते हैं उसी तरह से उसको हक करो, उसको प्यार दो, हक करो। उसके बाद उसको बोलो कि अब मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, रिलीज़ करता हूँ, अब मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। अब मुझे पता चल गया कि सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। मैं सत्य की राह में जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे अपने सांसों को पकड़ना होगा। तो तुम मेरी हेल्प करना, तुम मेरी और मेरे सांसों के बीच में मत आना, मेरे आत्मा और मेरे सांसों के बीच में तुम मत आना। तुम्हें अगर देखना ही है तो तुम दूर से देखो, लेकिन हम दोनों के बीच में मत आना। तो वो आप देखोगे उस समय वो स्माइल करते हुए, टाटा बाय बाय करते हुए चले जा रहा है और आप अपने सांसों के साथ एक होते चले जा रहे हैं। वाह, कितनी बढ़िया बात है, क्योंकि हम ध्यान करवाते रहते हैं लोगों को और लोगों की ये क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं, उनका हमेशा ये रहता है कि हमारे विचार नहीं ख़त्म होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा रास्ता है कि हम पहले उनको एक्सेप्ट करें, फिर रिस्पेक्ट करें और फिर उनको हग करके प्यार से जाने के लिए कहें। अब हम कोई भी मार्ग में अगर प्रेम से बात करते हैं तो वो उसको स्वीकार करता है। तो बहुत अच्छी बात है कि हम इस रास्ते से अपने थॉट्स को बाहर निकाल सकते हैं, उनको रिलीज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप एक बच्चे को जब प्यार से बोलोगे ना, वो सुनेगा, वो सुन लेता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो बहुत अच्छी आपने बातें बताई। अभी आप हमारे दर्शकों को कुछ आप ऐसी चीज़ें बताना चाहते हैं कि ताकि उनके जीवन में भी ध्यान और उनके जीवन में प्रोग्रेस आए, चाहे वो कांटों से घिरे हुए हैं बट फिर भी वो फूल की तरह खिल जाए। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम इस पृथ्वी पे क्यों आए हैं।
स्टार्टिंग हमारी वहीं से होती है ना। तो हम पृथ्वी पे क्यों आए हैं? हम यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आए हैं। ये हमारा स्कूल है। तो स्कूल में जैसे हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो उसी तरह से हम भी यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। तो अपने आप को देखें कि मैंने क्या क्या पढ़ा, मैंने क्या क्या सीखा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशानियाँ से जो सबसे ज़्यादा उलझता है, वही सबसे ज़्यादा सीखता है, निखरता वही निखरता है। तो वो हीरे को घिसना पड़ता है ना, तो उसी तरह से होता है। तो अब जैसे हम बच्चों को जब स्कूल में जब भेजते हैं, तो हम क्यों भेजते हैं? बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। बच्चे अगर वहाँ पे जाके पढ़े ना, खाली टिफ़िन खाए और खेल के आ जाए, तो क्या होगा? वो उसी क्लास में फेल हो जाएंगे, फिर दोबारा उसको उसी क्लास में जाना पड़ेगा। और तो वो जब बच्चे घर आते हैं तो हम पूछते हैं ना, तो क्या करके आया? बोलेगा खेल के आया, ये करके आया, वो करके आया। जब परीक्षा की घड़ी आती है, तो वही होता है हमारे जो दर्दनाक जो वो होते हैं ना, उस समय हमारे कार्मिक अकाउंट निकलने वाला का समय रहता है। लगता है इस समय हम इतना परेशान हो रखे हैं, ये वो आपके टर्निंग पॉइंट है। वो आप क्लास 2 में जा रहे हो, 1 से 2 में जा रहे हो, इसलिए वो परीक्षा हो रहा है कि बेटा तो कितना सीखा यहाँ पे, पहले बता। तो वो क्लास 1 से क्लास 2 में जब बच्चे जाते हैं, तो उनको परीक्षा देनी पड़ती है ना, तो वो पूरे साल क्या पढ़े तो पता चल जाता है वहाँ टीचर को। फिर उसके बाद वो जब फिर टीचर बोलते हैं, वो देख के भाई तेरा तो हुआ नहीं है, तू वापस इसी में रह। तो उसी तरह से हम भी जब आते हैं इस पृथ्वी में, तो हम भी सारे लेसन्स वगैरह लेते हैं। जब हमारी परीक्षा की घड़ी आती है, तो उसमें अगर हम फेल हो जाते हैं, रोना धोना करके अगर हम रह जाते हैं, तो वही कंटिन्यू होते रहेगा, क्योंकि हमने सीखा नहीं वहाँ से, वही लड़ाई झगड़ा सीखा और उसी को रोना है हमें। तो और अगर सीख लेते हैं कि नहीं, मैंने सीख लिया, इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। क्यों? मेरे को अगर दर्द हुआ है, मेरे को कोई मारा तो दर्द हुआ, तो उसको मैं मारूंगी तो उसको भी दर्द होगा। उस पेन को जब हमने फील कर लिया, हमने जब सीख लिया, तो हम नेक्स्ट क्लास में हम पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह से हमें सीखना हर एक चीज़ से, कि हमने क्या सीखा, क्या लेसन लिया। मेरी ये अगर कोई एक दुविधा बार बार अगर चले आ रही है, तो यानी कि ये मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई है, ये ऐसे ही नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ कहाँ गलत हो रहा हूँ, मुझे यहाँ से क्या सीखना? ये बंदा मेरे पास बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि वो इसलिए आ रहा है कि आपके अंदर वो नेचर किसी न किसी जन्म से आया है। उस नेचर को दिखाने के लिए आ रहा है कि इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। तो यही है। हमें कभी कभी क्या है, इस दुविधा से बाहर निकलने के लिए हम बहुत मेहनत भी करते हैं, किसी का सहयोग भी लेते हैं उसमें और ध्यान भी करते हैं। बट सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है कि हम अपने साथ प्रश्न करके बैठ जाएं? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, कि समर्पित कर दें अपने को, सांसों को सरेंडर कर दें। हाँ, सरेंडर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने सांसों के साथ एक हो जाओ और अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दे कि ठीक है, जो हो रहा है ये मेरी डेस्टिनी है, ये मैंने ही लिखा है। जब मेरा ही लिखा हुआ है, तो ये अब तो मैं जैसे आप पिक्चर देखने जाते हो, आप एक डायरेक्टर, आप तो पिक्चर तो बना चुके हो ना, तब आप पिक्चर देखने जा रहे हो, आप अंदर घुस के वापस चेंज करोगे थोड़ी ना। बाहर से बैठ के देखो ना, जो हो रहा है मजे लो, जो हो रहा है। अब नेक्स्ट पिक्चर के लिए आप तैयार हो ना, कि मेरी कहाँ कहाँ गलती हुई है, मेरे को नेक्स्ट में ये गलतियां नहीं करनी है जी। प्रोग्रेस हम लोग को डे बाय डे तो वैसे ही करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल ठीक है। तो दर्शकों के लिए कोई खास मैसेज आपका? यही है कि ध्यान करिए। ध्यान जब आप करेंगे, ध्यान से आपका हर एक चीज़ का हल है। आप अपने आप को जानेंगे। सबसे पहला काम है हमें स्वयं के साथ बैठना, क्योंकि हम स्वयं के साथ तो सारा दिन भी नहीं बैठते हैं। हम सब सारे फैमिली वालों के लिए समय निकाल लेंगे, औरों के लिए समय निकाल लेंगे, फ़ोन के लिए समय निकाल लेंगे, दैया के लिए समय निकाल लेंगे, सबके लिए समय निकाल लेंगे, बच्चों के लिए समय, लेकिन स्वयं के लिए समय नहीं है। जब अगर बोलो तो बोलते हैं समय नहीं है, समय नहीं है। किसके लिए समय नहीं है? आप ऐसे एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा पति मेरे को 1 घंटा सुने, आप तो अपने आप को 5 मिनट भी नहीं झेल सकते हो जी। तो पति कैसे सुनेगा? आप पहले अपने साथ बैठ के तो देखो तो सही, आपने कितना कुछ अंदर स्टोर कर रखा है। आप क्यों सामने वाले को परेशान करते हो? स्वयं ही सुनो ना कि आप क्या क्या स्टोर कर रखे हो। तो अपने आप को जब अच्छा नहीं लग रहा है, भागने का मन कर रहा है, तो सामने वाले पे क्यों डालते हो? उसको आप जब सांसों के साथ एक हो जाओगे, अपना मन जब शांत बना लोगे, अपनी जब बुराइयों को जान लोगे, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है, आप जब जागरूक अवस्था में रहना चालू करोगे, धीरे धीरे चेंजेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। जब तक आप कोशिश ही नहीं करोगे, कैसे होगा? अरे
आप सारे दिन में पूरा टाइम सबको दे रहे हो, 1 घंटा अपने आप को दो, स्वयं को दो ना। आप आए हो अपने लिए, यहाँ पे आए हो अपनी जर्नी करने के लिए, आप दूसरों के साथ बिल्कुल कनेक्ट हो गए, ऐसा अटैचमेंट आपको हो गया कि अपने आप को तो भूल ही गए। उसको कौन संभालेगा, उसको कौन देखेगा, उसकी कौन केयर करेगा? वो भी तो चाहता है मेरी केयर करे। जब हमारे शरीर में पेन होता है तो यानी कि ये शरीर बोल रहा है मुझे तुम्हारी साथ की जरूरत है। आपका दुख का हल किसी और के पास नहीं है, आपके स्वयं के पास है। हम दूसरों के पास जाके हमेशा भीख मांगते हैं, तो वो भीख मांगना छोड़ दो, अपने राजा स्वयं बनो। क्योंकि जैसे क्या होता है कि लोग चक्र हीलिंग, ये हीलिंग, वो हीलिंग, ये सब के पीछे लोग भागते हैं। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे सांसों के माध्यम से, कुछ नहीं काम करेगा। स्टेप बाय स्टेप नर्सरी से स्टार्ट करो ना। एक बार में क्लास 10 की पढ़ाई क्यों करने जा रहे हो? कुछ समझ आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो आप जब सबसे सिंपल तरीका आनापानासती मेडिटेशन, मास्टर्स को पता है आप पे कैसे काम करना है, बिल्कुल सरेंडर होके बैठ जाओ। कौन से चक्र पे क्या काम करना है वो कर देगा। क्योंकि 3 हमारे नीचे के जो लोअर चक्र होते हैं वो हमारे कार्मिक अकाउंट है। तो जब तक वहाँ पे आप उसको क्लियर नहीं करोगे, आगे हाई जर्नी आप नहीं जा सकते। छाती में आपका जो ये हार्ट चक्र है, जो आपका आज्ञा चक्र है, वहाँ पे जाके स्कैनिंग होगी। जैसे एरोप्लेन में हम बैठते हैं तो पहले स्कैनिंग होती है ना, आप क्या क्या सामान लाए हो हायर जाने के लिए, हायर जर्नी के लिए। तो उसी तरह से आप एरोप्लेन में चढ़ने के पहले आपकी स्कैनिंग होती है कि जो सामान आप प्लेन में नहीं लेके जाते हो वो आपको फिर यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ता है। तो उसी तरह से जब हम हायर जर्नी करने, हायर डायमेंशन में जाना चाहेंगे तो सबसे पहले हमारे हार्ट चक्र में स्कैनिंग होगी। जब हार्ट चक्र में हमारी स्कैनिंग होगी तब अगर पता चलेगा कि आप कार्मिक अकाउंट लेके चल रहे हो, आप अपना जेलसी लेके चल रहे हो, आप अपना ईगो लेके चल रहे हो, तो वो बोलेगा जा वापस जाके तू अपना पहले पूरा सफाई कर। तो इसलिए सर हमेशा बोलते हैं 3 घंटा ध्यान करना चाहिए रेगुलर। ये नहीं कि आधा घंटा किया, 1 घंटा किया, 2 घंटा किया, ऐसे नहीं, एक साथ में 3 घंटा। क्योंकि जब तक हमारी 72,000 नाड़ियाँ जो है, इसका शुद्धिकरण होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब हम स्नान करते हैं वो हम शरीर को साफ करते हैं, लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं हम 72,000 नाड़ियों को क्लीन करते हैं। और ये 72,000 नाड़ियों में ही जितने भी हमारे गांठे हैं, जितने भी हमारे कर्मा हैं, जो भी है, ये इसी में है। तो इसी को क्लीन किया जाता है। कॉस्मिक, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे वो कॉस्मिक ऊर्जा, डायमेंशन, जो हायर मास्टर्स जो होते हैं उन लोग हमारी हेल्प करते हैं। उन लोग हमें उससे स्नान करवाते हैं, हमारे कॉस्मिक एनर्जी को क्लीन करवाने में। तो उस समय क्या होता है कि जब हम ध्यान में बैठेंगे तो उस समय बहुत बार इधर दर्द होता है, उधर दर्द होता है, क्योंकि वो क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है, तो दर्द तो होगा ही ना। अब जैसे आज आपके शरीर के ऊपर घाव है, अगर हाथ लग गया तो दर्द तो होता है ना, पानी गिर गया तो जलन होता है ना। तो उसी तरह से हमारे जो अंदर जो आंतरिक घाव है, अंतरिक, उसमें तो वो होगा ना कुछ तो इफेक्ट तो आएगा ना। वो जब गिर रहा है तो आप उससे परेशान ना हो, आप उसको एंजॉय करें कि क्लीनिंग हो रही है मेरे अंदर जी। फिर वो जब तक वो क्लीनिंग, और जैसे जैसे वो ऊर्जा बढ़ती जाएगी आपके अंदर से आने लगेगा, और नहीं बस मैं उड़ जाता हूँ। क्योंकि जब एक अग्नि के पास में आप जब खड़े होते हो तो आप सहन नहीं कर सकते उस अग्नि को। जब एकदम नजदीक आ जाएगी वो अग्नि, आप सहन नहीं कर सकोगे, आप बोलोगे बस और नहीं, मैं भाग जाता हूँ। तो वो ही तो घड़ी है कि आपको बैठे रहना, चेंज करने में, वही घड़ी परिवर्तन के लिए जरूरी है। वही वाली घड़ी है। आप उसी घड़ी को अगर 15-20 मिनट अपने आप को जबरदस्ती बिठा के रखते हो तो उसके बाद आपकी तो पूरा चेंज होना चालू हो जाएगा। बहुत अच्छा आपको लगना, फीलिंग आपको आने लग जाएगी। तो क्योंकि 3 घंटा आपको बैठना है। कोई सोचता है कि आधा घंटा अभी बैठ लिया, आधा घंटा बाद में बैठ लिया, 1 घंटा बाद में, 2 घंटा मैं सारा दिन में ध्यान करता हूँ। क्या आप घर में झाड़ू ऐसे लगाते हो कि आधा झाड़ू अभी लगाए, आधा झाड़ू बाद में लगाएगा, आधा झाड़ू, तो क्या होगा, वापस धूल चला जाएगा। एक बार में क्लीन करो ना, तो 3 घंटे एक बार में बैठो, फिर देखो, फिर आप 40 दिन में देखो अगर चेंज नहीं आया तो। जी, बहुत अच्छा है कि आप ऐसा कहना चाहते हैं कि हम जो हीलिंग के रास्ते में चले जाते हैं या और थेरेपीज में चले जाते हैं, उनमें जाने से पहले हमें अपने
शरीर को तैयार करना है और फिर शायद बाहरी हीलिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम अपनी हीलिंग स्वयं कर सकेंगे। हमें बाहर की हीलिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हम आनापानासती मेडिटेशन करते हैं हमारे चक्रस अपने आप ही खुल जाते हैं। तो एक आप चक्र खोलोगे, दूसरा चक्र आपका खुला, वो क्योंकि ये तो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो एक तो इस चीज को समझना पड़ेगा ना। आप नॉलेज सब लो, लेकिन ध्यान आप आनापानासती में। नॉलेज लेने में कोई वो नहीं है, नॉलेज आप सब लो, सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन जानकारी भी इतनी कि पहले आपको जितनी जानकारी मिली आप उसको पहले अप्लाई करो। आप उसको अप्लाई नहीं किए और कहीं आप अति भात खा लोगे तो क्या होगा, ज़्यादा खाना खा लोगे तो उल्टी होने लग जाएगा ना। तो जितना पेट में अटेगा पहले उतना ही तो खाओगे, उतना डाइजेस्ट कर लो, उसको पहले बहुत अच्छे से समझा दो। आसपास में आजू बाजू जितने उन लोगों को भी समझा दो। अपना जो घड़ा भरा है उसको तो पहले खाली करो, फिर नई चीज आएगी। फिर उसके लिए आप तैयार हो कि मैं तैयार हूँ क्या, अपने ऊपर अप्लाई करो। आप तैयार हो क्या, क्योंकि सामने वालों को आपको समझाना पड़ेगा। आप समझा पाओगे क्या, उनका कोई भी प्रश्न हो सकता है, उस प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हो क्या। अपने आप को पूरा तैयार करो, फिर वापस जब आपको लगेगा मैं तैयार हो गया हूँ, उस घड़े को ले जाके खाली कर दो, फिर नया आ जाएगा। तो इस घड़े को खाली करना और भरना, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास समर्पण जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम जैसे ही सांसों को समर्पित होंगे तो घड़ा भरेगा और फिर हम उसको खाली करेंगे तो वो घड़ा खाली होके फिर नई ऊर्जाओं के साथ बढ़ेगा। बिल्कुल। ऐसा ही आपका मानना है और कहना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद रेणु जी। दर्शकों, आप सब हमारे जो इस फूल से निकली हुई खुशबू आपको मिली है, तो आप सब अपने जीवन में उसको उतारिए। और बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। अगर हम पहले सोच लेते हैं कि आगे के रास्तों में बहुत कठिनाइयाँ हैं, पत्थर है तो मैं चलूँगा नहीं, तो वो कभी भी पत्थर और आपकी जो कांटे हैं साफ नहीं होंगे। इसलिए पहले ध्यान के साथ जुड़िए, आनापानसती ध्यान, और उसके बाद सभी कांटों को साफ करते रहिए। और आपके अगली आत्मा की यात्रा के लिए हम अगले सत्र में एक नए पुष्प को लेकर आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।